हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों मैक्सवेल ने क्या किया था कि अम्पेयर्स ने एक इक्वेशन दरियाफ्त की थी। जैसा कि आप जानते हैं अम्पेयर्स की ही मदद से हमारे अपने जो फैराडे हैं उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन किया था। ठीक है जी। तो अम्पेयर की क्या थ्योरी थी, पहले हमें ये समझना होगा और हमें ये समझना होगा कि मैक्सवेल ने इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा किया, जिसकी वजह से एक नया लॉ आया जिसका मतलब का था अम्पेयर्स मैक्सवेल इक्वेशन। मतलब कि मैक्सवेल ने अम्पेयर्स में कुछ मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का बच्चों मतलब होता है कि किसी चीज़ को बेहतर बनाना। ठीक है। तो उसने अम्पेयर्स की इक्वेशन में कोई ना कोई गलती निकाली। तो मैं आपको बताता हूँ, एक अलग रजिस्टर पे ज़रा टाइम दें। तो देखो बच्चों, असल में अम्पेयर ने पता है क्या कहा था। अम्पेयर की थ्योरी पहले आपको पता होनी चाहिए। इस रजिस्टर पे आ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो अम्पेयर ने कहा था कोई भी वायर है ना, कोई भी वायर है, लेट्स से ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, मैं इसके साथ बैटरी अटैच करता हूँ तो इसमें से करंट गुजरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। ठीक है। तो अम्पेयर ने ये कहा था जब किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके जो मतलब कि सराउंडिंग एरिया होता है ना, सराउंडिंग एरिया, ये जो इसका 360 डिग्री का फेज शिफ्ट है, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो ये कहता था हमारे पास कौन, इसको कहा था अम्पेयर्स लॉ ने। तो इसी तरह से जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने कहा भाई आपकी इतनी बात तो ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टर की हद तक तो ठीक है, यानी कि अगर रेजिस्टर किसी वायर में लगा हो तो उसमें से हम करंट को गुजारें तो मतलब कि अम्पेयर्स ने ठीक कहा है कि उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके सराउंडिंग में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बच्चों, देखो मैक्सवेल ने कहा कि अम्पेयर्स भाई एक बात बताओ, अगर उसमें कोई ऐसा डिवाइस आ जाए, लाइक कैपेसिटर आ जाए, इंडक्टर आ जाए, जो क्या करते हैं बच्चों आपको सबको पता होना चाहिए। देखो लाइक इसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच करवा दी, वोल्टेज बैटरी। ठीक है, इसमें से करंट गुजरना स्टार्ट हो गया जैसा कि अम्पेयर ने कहा। अभी तक तो अम्पेयर ठीक है। ठीक है, बता देखते हैं हम मतलब कि मैक्सवेल ने कहा क्या। ये वोल्टेज बैटरी लगी और इसमें से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर आप सबको पता है बच्चों क्या करता है, वोल्टेज स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। तो बच्चों यही कहा था अपने मैक्सवेल ने कि अगर कैपेसिटर या इंडक्टर टाइप्स जैसी चीज़ लग जाए जो चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग शुरू कर देती है, फिर चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, मतलब कि ये क्या करती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, मतलब ये चार्ज को इकट्ठा करना, चार्ज को फिर से वापस भेजना। तो इस केस में तुम क्या कहोगे, यानी कि उस केस में भी यही होगा? नहीं, उसने बोला इस केस में हरगिज़ तुम्हारी इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, और ये उसने प्रूफ भी करके दिखाया था। तो सबसे पहले जो हमारा मतलब कि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में प्रूफ आएगा ना बच्चों, वो ये आएगा कि कैसे उसने अम्पेयर को गलत साबित किया। वो इक्वेशन हम सारी यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैक्सवेल की इक्वेशन पता होनी, अम्पेयर्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा अम्पेयर्स ने वर्क किया था लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ वायर पे, वायर के ऊपर वर्क किया, मीन्स के लेंथ के ऊपर वर्क किया। तो उसका फार्मूला भी कुछ इसी तरह से था, इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि बच्चों उसने मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात की थी। मैग्नेटिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये आप इस तरह से याद रख सकते हो कैसे, कि अम्पेयर ने बात की थी कि एक वायर में से करंट गुजारते हैं और वायर की क्या होती है, लेंथ ऑफ वायर होती है। डेट्स वाइज इसका इंटेग्रल लेंथ वाला आया था। ठीक है, और ये बराबर था हमारे पास बच्चों म्यू नॉट आई के। ठीक है, ये इसका फार्मूला था अपने अम्पेयर्स लॉ का। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एन भी आता है बच्चों। एन हम इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर की बात नहीं कर रहे, सिंपल एक वायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आई का बच्चों हमने फार्मूला ये वाला स्टडी किया हुआ है। आपने अगर नहीं किया हुआ फिजिक्स में तो आप ये याद कर लें कि आई हमारे पास बराबर होगी कहाँ, यहाँ पे किसके, आई बराबर होगी बच्चों इंटेग्रल ऑफ करंट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सरफेस। ठीक है, यानी कि करंट डेंसिटी का इंटेग्रल सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सरफेस मींस इसका जो इंटेग्रल है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, ये जो जे होता है ना, जे का आप स्टैंड सुन लो, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, करंट डेंसिटी से कहते हैं। ठीक है जी, यानी जे प्रेजेंट करने के, किस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आया था, करंट डेंसिटी को प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद बच्चों आप देखें, अब मैं आपको आगे मजीद लेके चलता हूँ।
बच्चों बी का भी एक फार्मूला हमने स्टडी किया है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच। अब आप बोलोगे सर ये एच क्या चीज़ है? बच्चों ये एच होता है हमारे पास चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि एच चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी होता है। ये सिंपल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी। ये जो एच है हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैं कांपना शुरू हो गया हूँ। तो देखो बच्चों मैं बी को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, एच के, म्यू नॉट एच के साथ। तो देखें मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये बच्चों देखो म्यू नॉट इसके लिए कांस्टेंट होगा ना, एच ही अंदर रहेगा, ठीक है, एच अंदर रहेगा, डॉट डी एल रहेगा। और जो यहाँ पे म्यू नॉट आया होगा उसको हम शुरू में लिख लेंगे, ठीक है। मैंने बाहर निकाल दिया म्यू नॉट को, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज़ है इंटेग्रल के लिए। इसी तरह से इस साइड पे भी म्यू नॉट शुरू पे है, और आई की जगह क्या पुट हो गया, ये वाला फार्मूला। ये आपने दोनों मेंशन करके दिखाने हैं उसको, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं ये चीज़ें इस तरह से पुट हो रही हैं, यानी कि कहीं हम हवाओं में से उठा के नहीं पुट कर रहे, ये आपने उसको बताना है। तो जे क्या है जी, हमारे पास करंट डेंसिटी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखो बच्चों दोनों साइड से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब देखें मुझे इसको लेके जाना है एस की फॉर्म में, ताकि मैं इसके इंटेग्रल दोनों साइड से कैंसिल कर सकूं। तो इंटेग्रल कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई करना होगा, जो हमने जैसे कि हमने थर्ड इक्वेशन में अप्लाई किया था मैक्सवेल की। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को अलहदा तौर पर ले लेंगे, फिर लिखेंगे अप्लाइंग। ये एक दफ़ा आपने ऊपर इक्वेशन लिखनी है, ये वाली, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं अप्लाइंग स्टोक्स लॉ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब स्टोक लॉ हम अप्लाई करते हैं लेंथ को सरफेस में ले जाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है डेल्टा के साथ। तो देखें ये जब कन्वर्ट हो जाएगी तो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। देखें क्लोज सरफेस का इंटेग्रल सरफेस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे बस एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, वो होगा डेल्टा के साथ अपने एच का, यानी कि अपनी बच्चों चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बन गया साथ में डी एस। ओके हो गया। तो अब इसको उठा के पुट कर दें उसी इक्वेशन में दोबारा, जो जहाँ पे आप इक्विलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं पुट करूँगा दोबारा इसको, तो देखें क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, एस डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट विद एच, ठीक है, और साथ में आ गया डी एस। और दूसरी जानिब देखो बच्चों, हमारे पास दूसरी जानिब भी कुछ इसी तरह से ही है, एस करंट डेंसिटी डॉट प्रोडक्ट विद डी एस। अब देखो बच्चों यहाँ पे इक्विलेशन वाली मैथ में चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, यानी कि इंटेग्रल और डी एस आपस में कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। तो पीछे क्या रह जाता है, डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट एच, यानी कि अपना चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। ओके हो गया, ये इक्वेशन यहाँ तक तो ठीक है। अब बच्चों हम पता है क्या करेंगे, दोनों साइड पे डाइवर्जेंस अप्लाई कर देंगे। डाइवर्जेंस होती क्या, मैं आपको समझाता हूँ, रुकें। अप्लाइंग, क्योंकि अभी तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम चाहते हैं, मतलब कि अभी तक मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन नहीं आई। आ जाती होती तो हम मान जाते, लेकिन आएगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे अभी अम्पेयर्स गलत साबित होगा, रॉन्ग साबित होगा, फिर मैक्सवेल की मतलब कि मॉडिफिकेशन होगी, मैक्सवेल ने क्यों इस पे वर्क किया वो चीज़ साबित होगी पहले। तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो बच्चों डाइवर्जेंस होती क्या है, डी आई वी को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको याद करवाता हूँ, रुके। पहले फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था डी आई वी, डाइव, ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म, और इसको इस डेल्टा से भी मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा से ही मेंशन करेंगे असल में। तो ये देखो बच्चों, डेल्टा इंटू डेल्टा क्रॉस एच क्रॉस प्रोडक्ट विद मतलब कि चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एच। और ये चीज़ बच्चों याद रखिएगा, ये कर्ल का फार्मूला, जैसा कि आपको याद होगा कर्ल ऑफ एफ जैसे हमने पढ़ा था, तो वो वहाँ पे फार्मूला लिखा गया था डेल्टा क्रॉस एफ, यानी कि कर्ल ऑफ फोर्स। और ऐसे ही ये कर्ल ऑफ एच है। और आपको याद होना चाहिए कर्ल ऑफ वेक्टर जो होता है, अगर उसकी डाइवर्जेंस ली जाए तो वो जीरो के इक्वल होती है। ये चीज़ याद रखना कि अगर कर्ल ऑफ वेक्टर की बच्चों डाइवर्जेंस ली जाए ना, तो वो जीरो के इक्वल होती है। और ये एक वेक्टर की क्या हो रही है, एक वेक्टर कर्ल ऑफ वेक्टर है। ये कर्ल ऑफ वेक्टर का फार्मूला, मतलब चाहे एच आ गया चाहे फोर्स हो, लेकिन कर्ल ऑफ वेक्टर का ही फार्मूला है ना, तो लिहाजा इसकी डाइवर्जेंस ली जा रही है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। ये आपने उसको बताना है, एज वी नाउ डैट द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ये ऐसे आपने बच्चों लिखना है, डाइवर्जेंस इनटू कर्ल इज इक्वल टू जीरो, ये साथ में मेंशन कर दीजिएगा ऐसे। तो ये जीरो के इक्वल आ गया, और इस साइड पर भी हमारे पास यही है, लेकिन रिजल्टेंट में ये बच्चों नहीं आना चाहिए था। तो हम उसको बताएंगे कि एज फॉर
बच्चों ये देखें यहाँ पे आके हमारी जो मतलब अम्पेयर्स था वो रॉन्ग साबित हो गया, क्योंकि हमने ये कैपेसिटर के थ्रू मतलब कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जब हम अपने सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे तब क्या होगा, मतलब कि कैसे वर्क करेगी मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हमने ये सारी इक्वेशन प्रूव की। तो इक्वेशन का रिजल्ट ये नहीं आना चाहिए था, मतलब इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास बराबर होती है बच्चों, जो मतलब असल असल यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था, अगर वो आ जाता फिर तो एम्पेयर सच्चा साबित हो जाता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये तो पास्ट की बातें हैं सारी। कॉन्टिन्यूटी आपने लिखना है, कॉन्टिन्यूटी कहते हैं तो मैं बच्चों कह देता होता हूँ कॉन्टिन्यूटी, तो आप ना इससे एडजस्टमेंट कर लिया करें, मेरी वैसे भी ऐसे लैंग्वेज ऐसे या इंजीनियर की ज़ुबान में इंग्लिश कोई इतनी मायने नहीं रखती, ज़्यादा मायने रखता है उसका वर्क। तो देखो बच्चों, वो हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जो कि रिजल्टेंट जिसका आता था माइनस टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह लो या सिर्फ चार्ज डेंसिटी कह लो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसी भी टाइप की हो सकता है, सिर्फ आप रो से ही मेंशन कर लो या रो भी चलो लिख लो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो बच्चों इसके बराबर आना चाहिए था हमारा यहाँ पे रिजल्ट, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया। आप सिर्फ बच्चों रो ही लिख दीजिएगा अभी के लिए, बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया। हम कहेंगे एज अवर रिजल्ट विल नॉट बी इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सो अम्पेयर्स बिकम्स रॉन्ग एट दिस प्लेस। ठीक है, मतलब कि अम्पेयर्स जो था वो रॉन्ग साबित हो गया इस जगह पे। तो आगे मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन की आपने हेडिंग देनी है, मतलब कि मैक्सवेल ने इसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशंस की, यानी कि क्या उसने मॉडिफाई किया, मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन, कि मैक्सवेल ने इसके ऊपर क्या वर्क दिखाया। देखें, मैक्सवेल ने कहा भाई भाई मेरे अम्पेयर तुम सच्चे हो यार, तुम अच्छा काम कर रहे थे, रजिस्टर पे तुमने अच्छी रिसर्च की, लेकिन कैपेसिटर वगैरह के लिए आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये कहा मैक्सवेल ने। वो क्या क्या हेल्प लेनी पड़ेगी, देखिए उसने कहा कि ये तुमने यहाँ तक तो सही इक्वेशन रखी, मतलब कि यहाँ तक रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सब मतलब सेम टू सेम वर्क करते हैं, यानी कि डेल्टा क्रॉस एच और साथ में ये इस साइड पे जे। ओके बच्चों, ये कहा किसने, अपने मैक्सवेल ने। उसने कहा लेकिन एक और चीज़ का बीच में इजाफा कर दो तो काम डन हो जाए, वो है जे कंडक्टिविटी। साथ में जे सी इसको लिखते हैं। जे कंडक्टिविटी मतलब इसको कहा जाता है मतलब जे सी का बच्चों पता क्या मतलब है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये सिंपल करंट डेंसिटी है, ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी। मतलब एक ऐसी करंट डेंसिटी, मतलब एक ऐसे डिवाइस की जो पता क्या करता है, चार्ज को इकट्ठा करता है, फिर मतलब कि डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ये काम करता रहता है। उसके लिए बच्चों उसने एक नए वर्ड का बीच में एडिशन किया। तो अब देखें बच्चों उसने कैसे इसको फाइंड आउट किया फिर जेसी को। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसकी बच्चों यानी कि मैक्सवेल की अब जो मतलब कि सारी इक्वेशंस हैं उनको स्टार्ट करने लगा जो मैक्सवेल ने प्रूव किया। मैक्सवेल ने फिर से यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया, आपने यहाँ पे लिख लेना अप्लाइंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डाइवर्जेंस जब आई तो देखो क्या हुआ, फिर से वही चीज़ आ गई, यानी कि हमारे पास किसी कर्ल की डाइवर्जेंस हो रही है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। तो इस साइड पे क्या आ गया, देखो डेल डॉट जे, और ये बन गया डेल जे सी, यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो ये बच्चों आपको पता है जीरो के इक्वल होता है। ओके हो गया। तो देखो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे सी, यहीं से हमें मिल जाएगी इक्वेशन इसकी। देखें डेल डॉट जे सी हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये उधर जाके माइनस में हो गया ना, डेल डॉट जे उधर जाके माइनस में हो गया। तो देखो बच्चों डेल डॉट जे यही हमने आगे निकाला हुआ है, मतलब कि जो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये होती है। तो देखो माइनस इंटू माइनस, इस तरह से बच्चों आ गया कुछ। तो ये असल में डेरिवेटिव होता है, डी होता है, ये मैंने इसको रो की फॉर्म में लिखना शुरू कर दी, ये डी है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, मैं अभी कर देता हूँ, टेंशन ना लें। ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन अभी इस फॉर्म में आ गई है, डेल जे सी इज इक्वल टू, फिर से वही लिख रहा हूँ यार क्या हो गया, डी रो आवर डी टी। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में आ गया मेरे पास। तो देखो बच्चों, आपने फर्स्ट में अभी आपको कुछ याद करवाने लगा हूँ। देखें आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अपनी मैक्सवेल में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो रो वी होता है वो बराबर होता है, रो वी को हो या कोई भी डेंसिटी को हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप रो वी ही समझ लो, ये सब के लिए रो वी ही समझ लो। ठीक है, ये रो वी है,
ये रो वी। ओके हो गया। तो देखो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि रो वी बराबर बराबर होती है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, एक ही बात है। तो ये हमने चीज़ पढ़ी थी डी आई वी ऑफ डी। ये चीज़ अब आपने बच्चों पढ़ी थी। अभी कहते हो तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, पीछे ही हमने इसको हल किया हुआ है। तो लिहाजा इससे हम इसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। और डी आई वी को मैंने बताया कि इससे भी हम मेंशन कर सकते हैं, डाइवर्जेंस होती है मीन्स, तो डाइवर्जेंस को इस डेल्टा से भी मेंशन कर सकता है। तो देखो बच्चों ये फिर इक्वेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, डेल्टा जे सी इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे डी ओवर डी टी, ठीक है। अब रो वी की जगह जब बच्चों ये दोनों चीज़ें पुट होंगी, डेल्टा और डी, देखो डेल्टा का तो डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, डेल्टा चला गया शुरू में, ठीक है। और दूसरी चीज़ का तो लेना देना है, जो अपना कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी आगे आ गया, ठीक है। और ये देखो डेल्टा दोनों साइड से कैंसिल हो गया और जे सी की वैल्यू आ गई डी डी ओवर डी टी, ठीक है, इस तरह से आ गई। अब आपने इसको उठा के जब यहाँ पे पुट करना है तो मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन प्रूफ हो जानी, और यही मॉडिफिकेशन मैक्सवेल करना चाहता था, जो उसने कर दी। देखो बस आपने ये बस वैल्यू पुट कर देनी है, डेल्टा क्रॉस एच इज इक्वल टू, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विद अपना क्या नाम था इसका, चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू जे प्लस जे सी की वैल्यू, जो कि आई है हमारे पास क्या बच्चों, डी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, ये बच्चों डी क्या था हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके हो गया। तो ये देखें, ये मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन भी प्रूफ हो गई।